आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि खलीज से ग्लोबल साउथ तक भारत अपने पड़ोसी मुमालिक का है एक काबिल एतमाद साथी। जंग के वक्त में भारत की सलाहियतों को देखकर हैरान है दुनिया। बीजेपी के सदर नितिन नबीन आज से अपने बंगाल मिशन का करेंगे आगाज। ममता बनर्जी शुमाली बंगाल तो अभिषेक बनर्जी जनूबी बंगाल की संभालेंगे जिम्मेदारी। हेमंता आसाम में करेंगे एक मेगा रोड शो, जबकि केरला में आज शुरू होगी विजयन की रियासत गिर इंतखाबी मुहिम। डीएम रंधावा खुदकुशी केस में पंजाब के साबिक वजीर और मुलजिम लालजीत सिंह भुल्लर की आज अदालत में होगी पेशी। भुल्लर इस वक्त अमृतसर पुलिस की हिरासत में। भारत और अमेरिका के वुज़राए खारजा ने तवानाई की सलामती से मुतालिक खदशात पर की बातचीत। दोनों फरीक ने मगरबी एशिया में मौजूदा कशीदगी के दरमियान करीबी राब्ते में रहने पर किया इत्तेफाक। ईरान ने की अमेरिकी सदर ट्रंप के मुज़ाकरात के दावों की तरदीद। कहा कि अमेरिका के साथ नहीं हुई कोई बराह रास्त बातचीत। इजराइल ने कहा कि वो ईरान और लबनान में हमले रखेगा जारी। और कोलंबिया में अलमनाक हादसे का शिकार हुआ हरकुलस C-130 जहाज। टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर हुआ तबाह। 66 अफराद हलाक। तलाश और बचाव कार्रवाई जारी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक मीडिया हाउस की मेज़बानी में मुनक़िदा सरबराह इजलास में कई अहम बातें कही हैं। मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात के दरमियान पीएम मोदी ने वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज जब दुनिया इतने कैंपों में बटी हुई है, हिंदुस्तान ने बेमिसाल और नाकाबिले तसव्वुर पुल बनाए हैं। खलीज से ग्लोबल वेस्ट तक और ग्लोबल साउथ से उसके पड़ोसी मुमालिक तक हिंदुस्तान सबके लिए काबिल एतमाद साथी के तौर पर खड़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि आप किसकी तरफ हैं, तो जवाब सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हम हिंदुस्तान के मफादात के साथ खड़े हैं, हम अमन के साथ खड़े हैं और हम बातचीत के साथ खड़े हैं। कुछ लोग पूछते हैं हम किसके साथ हैं, तो उनको मेरा जवाब यही है कि हम भारत के साथ हैं। हम भारत के हितों के साथ हैं, शांति के साथ है, संवाद के साथ है। साथियों, संकट के इसी समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स डगमगा रही है, भारत ने डाइवर्सिफिकेशन और रेजिलियंस का मॉडल पेश किया है। एनर्जी हो, फर्टिलाइजर हो या एसेंशियल गुड्स, अपने नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए भारत ने निरंतर प्रयास किया है और आज भी कर रहे हैं। बंगाल में बेरहम हुकूमत पर तंज करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये हुकूमत तरक्की और अवामी बहबूद में सबसे बड़ी रुकावट है। ये मगरबी बंगाल की बदकिस्मती है कि वहां एक ऐसी हुकूमत है जिसने तरक्की को रोक दिया है। पश्चिम बंगाल एक समय में भारत के कल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और ट्रेड का हब होता था। बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश किया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज वहां एक ऐसी निर्मम सरकार है जो विकास पर ब्रेक लगाकर बैठी है। बंगाल में आयुष्मान योजना पर निर्मम सरकार ने ब्रेक लगाया हुआ है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है।
पीएम आवास योजना पर ब्रेक लगाया हुआ है। चाय बागान श्रमिकों के लिए शुरू हुई योजना के लिए ब्रेक लगाया हुआ है। यानी विकास और जन कल्याण से ज्यादा प्राथमिकता निर्मम सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को दे रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को मुल्क दुश्मन करार देते हुए कहा कि इसका वाहिद मकसद मुल्क की होने वाली तरक्की की मुखालिफत करना है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक ही लक्ष्य रहा है, किसी भी तरह विकास का विरोध। और कांग्रेस ये तब से कर रही है जब मैं गुजरात में था। गुजरात में वर्षों तक जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो कांग्रेस ने उस जनादेश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गुजरात की छवि पर सवाल उठाए, उसकी प्रगति को कटघरे में खड़ा किया। और जब यही विश्वास पूरे देश में दिखाई दिया तो कांग्रेस का विरोध भी रीजनल से नेशनल हो गया। साथियों, जब राजनीति में विरोध विकास के विरोध में बदल जाए, जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे, तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। आज कांग्रेस इसी मानसिकता की गुलाम बन चुकी है। वज़ीर आज़म ने कांग्रेस पार्टी को वाज़ेह पैगाम दिया कि सियासत में कौमी मफादात को मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की छोटी मोटी सियासत मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लोकतंत्र में विरोध जरूरी होता है, लेकिन विरोध और विद्वेष के बीच एक रेखा होती है। सरकार का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देश को बदनाम करना यह कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। जब विरोध इस स्तर तक पहुंच जाए कि देश की उपलब्धियां भी असहज करने लगे, तो यह राजनीति नहीं, यह दृष्टिकोण की समस्या है। अभी हमने ग्लोबल एआई समिट में भी देखा है, जब पूरी दुनिया भारत में जुटी हुई थी तो कांग्रेस के लोग कपड़े फाड़ने वहां पहुंच गए। इन लोगों को देश की इज्जत की कितनी परवाह है, ये इसी से पता चलता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि देश हित को दल हित से ऊपर रखा जाए, क्योंकि अंत में राजनीति से ऊपर राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होता है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज अहम कानून साजी की कार्रवाई शेड्यूल है और लोकसभा में फाइनेंस बिल पर बहस होगी और इसके बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमण बिल की मंजूरी की तजवीज पेश करेंगी। लोकसभा के एजेंडे में ख्वाजा सराहों के हुकूक से मुतालिक बिल को भी गौर और मंजूरी के लिए शामिल किया गया है। ऐवान बाला के काम के बारे में बात करें तो अगर राज्यसभा के आज के एजेंडे में तखसीस नंबर 2 बिल शामिल है, जिसे कल ऐवान में वजीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी ने पेश किया था और इस बिल पर बहस आज भी जारी रहेगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण इसके बाद बिल को लौटाने की तजवीज़ रखेंगी। दोनों ऐवानों के अरकान वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक सवालात पूछेंगे और वक्फा सिफर के दौरान अरकान पार्लियामेंट मफाद आमा के मसाइल उठाएंगे। आसाम, केरला और पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल पीर को खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने एक रिलीज जारी करते हुए कहा कि गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा के असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के साथ साथ इन तीनों रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल भी मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसाम की 126 असेंबली सीटों के लिए 817 उम्मीदवारों ने 1388 कागजाते नामजदगी दाखिल किए हैं। दरियासना केरल की 140 नशिस्तों के लिए 1252 उम्मीदवारों ने 2117 कागजाते नामजदगी दाखिल किए हैं
और इसी तरह से पुडुचेरी की 30 नशिस्तों के लिए 442 उम्मीदवारों ने 514 कागजाते नामजदगी जमा कराए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि गोवा में एक असेंबली सीट ने जिमनी इंतखाब के लिए 6 उम्मीदवारों ने 12 पार्चाए नामजदगी दाखिल किए हैं। दरियासना कर्नाटक की 2 नशिस्तों के जिमनी इंतखाबात के लिए 54 उम्मीदवारों ने 71 कागजाते नामजदगी जमा कराए हैं और इसके अलावा नागालैंड की एक सीट के लिए 7 उम्मीदवारों की तरफ से कुल 7 कागजाते नामजदगी दाखिल किए गए हैं। त्रिपुरा में एक सीट के जिमनी इंतखाबात के लिए 6 उम्मीदवारों ने 16 कागजाते नामजदगी दाखिल किए हैं। 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने आसाम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल की कानून साज असेंबलियों के आम इंतखाबात और 6 रियासतों में जिमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया था। आसाम, केरला, पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात, दीगर 4 रियासतों में जिमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 9 अप्रैल को होनी है और इन रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और जिमनी इंतखाबात के लिए नामजदगियों की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख आज है और कागजाते नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 26 मार्च है। मगरबी बंगाल में आइंदा असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज गया है। नतीजतन तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी जंग के लिए कमर कस ली है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन भी आज 2 रोज़ा दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंच रहे हैं, जिसके दौरान वो इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमलियों और तंजीमी तैयारियों का जायजा लेंगे और उनके इस इंतखाबी दौरे का नाम पश्चिम बंगाल प्रवास रखा गया है और सबसे पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा, जिसके बाद वो कोलकाता के डी वेस्टर्न होटल में मुनक़िद होने वाली हावड़ा और हुगली जोन की आला सतही मीटिंगों की सदारत करेंगे और इस मीटिंग के दौरान इलेक्शन से मुतालिक तमाम तैयारियों पर गहराई से गौर किया जाएगा। मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने कल रात देर गए पहली जिमनी वोटर लिस्ट जारी की, जो SIR के तहत ज़ेर गौर जुमरे में रखे गए वोटरों की जांच पर मबनी है। हर पोलिंग बूथ की फहरिस्त देर रात तकरीबन 12 बजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब कराई गई। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने कल शाम कहा कि अब तक तकरीबन 29 लाख वोटरों के नामों का फैसला हो चुका है। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि इनमें से कितने नाम पहली जिमनी लिस्ट में शामिल किए गए हैं और कितने को निकाल दिया गया है। 28 फरवरी को शाया होने वाली हतमी वोटर लिस्ट में तकरीबन 60 लाख नामों को ज़ेर गौर के ज़ुमरे में निशानेजद किया गया था और इसके बाद 705 जुडिशल अफसरान को इस बात का तयन करने के लिए मुकर्रर किया गया कि आया इन नामों को वोटर लिस्ट में बरकरार रखा जाए या हटा दिया जाए। ज़िमनी फहरिस्त में उन वोटर्स के नाम शामिल हैं जिनकी जांच और नामों का फैसला अदालती अफसरान ने किया है। पंजाब वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन PWC के एहलकार गगनदीप सिंह रंधावा की खुदकुशी के मामले में गिरफ्तार साबिक वजीर लालजीत सिंह भुल्लर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वजीर, जिन्हें पीर को अमृतसर में गिरफ्तार किया गया था, फिलहाल CIA स्टाफ में रखा गया है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रंधावा पाल सिंह सिंधु ने बताया कि साबिक वजीर के खिलाफ PWC एहलकार को खुदकुशी के लिए उकसाने और मुजरिमाना धमकी देने से मुतालिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रंधावा के खानदान का इल्जाम है कि गगनदीप सिंह रंधावा ने खुदकुशी का इंतहाई कदम सिर्फ और सिर्फ साबिक वजीर की तरफ से उन्हें हिरासा किए जाने की वजह से उठाया और इस खबर के सामने आने के बाद साबिक वजीर भुल्लर हफ्ते को अपने ओहदे से मुस्तफी होने पर मजबूर हो गए थे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी हम मनसब मार्को रूबियो से फ़ोन पर बात की और दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू मगरबी एशिया में तनाज़ात के आलमी मईशत पर पड़ने वाले नताइज पर मरकूज़ रही। डॉक्टर जयशंकर और मार्को रूबियो के दरमियान बातचीत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के लिए आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए दी गई डेडलाइन में 5 दिन की तौसी के चंद घंटे के बाद हुई। दोनों रहनुमाओं ने खास तौर पर तवानाई की सलामती के खदशात पर बातचीत की और बातचीत के बाद वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट के साथ इश्तराक किया कि बातचीत का मरकज़ मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात और आलमी मईशत पर इसके असरात थे।
एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और ख़ास तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी से मुतालिक मसाइल पर बातचीत हुई। जयशंकर के मुताबिक दोनों फरीकों ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। वाशिंगटन में अमेरिकी महकमा खारजा के जारी करदा एक बयान के मुताबिक रूबियो और डॉक्टर जयशंकर ने बाहमी तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल नायब तर्जुमान टॉमी प्लोगोट ने कहा है कि रूबियो और जयशंकर ने इत्तेफाक किया है कि बाहमी तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए मिलजुल कर काम जारी रखना जरूरी है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज मगरबी एशिया के लिए और वहां से 24 शेड्यूल और गैर तयशुदा परवाजें चलाएगी। दोनों एयरलाइंस जद्दा से आने और वहां जाने के लिए अपनी अपनी तयशुदा खिदमात जारी रखेंगी, जिसमें भारत और जद्दा के दरमियान 10 परवाजें शामिल हैं। इनमें से एयर इंडिया दिल्ली से एक रिटर्न सर्विस और मुंबई से 2 रिटर्न सर्विस चलाएगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस हैदराबाद और कोझीकोड से एक फ्लाइट चलाएगी। और इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली और मुंबई से मस्कत के लिए 4 शेड्यूल परवाजें चलाएगी। तयशुदा खिदमात के अलावा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मुश्तरका तौर पर मुत्तहदा अरब अमीरात जाने और वहां से आने के लिए 10 गैर तयशुदा परवाजें चलाएगी, जो रवानगी के स्टेशनों पर स्लॉट की दस्तयाबी और दीगर हालात पर मुनहसिर हैं। शुमाली अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दीगर खित्तों के लिए और वहां से चलने वाली एयर इंडिया की तमाम परवाजें अपने तयशुदा टाइम टेबल के मुताबिक चलती रहेंगी। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने AI महारत हासिल करने के लिए 3 अहम इक़दामात शुरू किए हैं और इसमें मुल्क भर में 15,000 तख्लीक़कारों और मीडिया पेशावरों को मुफ्त तरबियत फराहम करना शामिल है। इसके साथ ही माई वेव्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। काबिल रसाई टेक्नोलॉजी और एक मजबूत डिजिटल मवाद का निज़ाम हुकूमत की तरजीह है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने इस सिमत में 3 अहम इक़दामात शुरू किए हैं। एक नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव शुरू किया गया, जो मुल्क भर में 15,000 तख्लीक़कारों और मीडिया प्रोफेशनल्स को मुफ्त तरबियत फराहम करेगा। इसके साथ ही माई वेव्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है, जो हर किसी को प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने और शेयर करने का इख्तियार देता है। मजीद 12 अब नए टीवी सेट्स में DD फ्री डिश चैनल्स भी डाल दिए गए हैं। इसका मतलब है कि DD फ्री डिश के जरिए देखे जाने वाले चैनल्स को अब अलहदा सेटअप बॉक्स की जरूरत नहीं होगी। इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वाला थॉट प्रोसेस है। किस तरह से हर एक गरीब से गरीब घर में भी एक हाई लेवल का, अच्छे लेवल का एंटरटेनमेंट पहुंच सके, उसी थॉट प्रोसेस के साथ ये फ्री डिश का कार्यक्रम आरंभ किया गया था। और अब फ्री डिश में भी कॉस्ट बचाने के लिए सेट टॉप बॉक्स को इसी टीवी के अंदर ही इंक्लूड कर लिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी IICT के जरिए से गूगल और यूट्यूब के ताउन से एक कौमी AI स्किलिंग पहल शुरू की गई है। माई वेव्स प्लेटफॉर्म शहरियों के लिए वेव्स OTT पर मुतारुफ कराया गया है। इसके साथ साथ टीवी सेट्स में इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर्स और एक जदीद इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड EPG का रोल आउट किया गया है। इन हुकूमती इक़दामात का मकसद ऑरेंज इकोनॉमी को फ़रोग़ देना, अवामी नशरियात को मजबूत बनाना और मीडिया और तफरीही शोबे में AI से तरबियत याफ्ता इफ़रादी क़ुव्वत तैयार करना है। So building capabilities, skilling is the first part of our initiatives that's been launched today. Second is widening the participation of the content creators. There are a large number of content creators putting out their content, and Prasar Bharati is now coming up with an addition to their existing Waves platform, and My Waves is going to provide another outlet for our content creators to post their material. प्रसार भारती द्वारा जो वेव्स OTT लॉन्च किया गया, उसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत के क्रिएटर्स को अपना आउटपुट लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए प्रसार भारती एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, जहां कोई भी
मवाद तख्लीक, अपलोड और शेयर कर सकता है। ये प्लेटफॉर्म मुख्तसर वीडियोस, वर्टिकल वीडियोस और एपिसोडिक कंटेंट को सपोर्ट करेगा और मुतादिद ज़बानों में दस्तयाब होगा। EPG की नई खुसूसियात सारिफीन को आसानी से चैनल्स और प्रोग्राम के शेड्यूल को देखने में मदद करेगी, जिससे टीवी देखने का तजुर्बा मजीद आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के मुज़ाकरात के दावों की तरदीद की है और कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने कहा है कि वो ईरान और लबनान में हमले जारी रखेगा। आपको बता दें कि इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 2 दिनों में अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने इजराइल को इस तनाज़े में एक अजीम शराकतदार करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये मुआहदा तक पहुंचने का एक अच्छा मौका है। Peace. They've agreed they will not have a nuclear weapon, et cetera, et cetera. But we'll see. You have to get it done. But I would say there's a very good chance. And it began when I said that I won't be. We were planning tomorrow on shooting down some of their power plants, and we're going to hold that up. Hopefully, we won't have to do it, and hopefully, we can make a deal that's good for all of us, including the Middle Eastern allies that have been very good to us, including Israel, that's been a great partner in this fight. They've really been a good partner in the fight. They fought hard. But we'll see what happens. I think there's a very good chance we're going to end up in a deal. और कोलंबिया में मिलिट्री कार्गो तैयारे के हादसे में 66 अफराद हलाक हो गए हैं। 125 अफराद को ले जाने वाला तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद गिरकर तबाह हो गया। कम से कम 48 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। कोलंबिया के वजीर दिफा पेड्रो सांचेज ने कहा है कि यह अलमनाक हादसा पोर्टो मायो सूबे के एक दूर दराज म्यूनिसिपैलिटी में पेश आया, जिसकी सरहद पेरू और इक्वाडोर से मिलती है। जाए हादसे के से सिया धुआं निकलता हुआ नजर आया और बादल उठते हुए देखे गए। कोलंबिया की फिजाइया ने कमांडर कार्लोस ने बाद में एक वीडियो पैगाम में कहा है कि हरकुलिस सी 130 तैयारे में 114 मुसाफिरों और अमले की 11 अरकान समेत कुल 125 अफराद सवार थे। उन्होंने कहा कि हादसे पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और कम से कम 48 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। और अब पेश दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले तमाम तर अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लोकसभा में मगरबी एशिया में जारी जंग की सूरत हाल पर दिए गए अपने इजहार ख्याल की खबर को ही सुर्खी बनाया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को इक़्तिसादी, सलामती और इंसानी चैलेंजेस का सामना है। मगरबी एशिया की कशीदगी पर लोकसभा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान। आगे बढ़ते हैं। इसी से मिलती जुलती कई सुर्खियां यहां पर हैं, जहां सिलेंडर में 14 किलो के बजाय अब 10 किलो गैस देने की रिपोर्ट महज एक अफवाह है। हुकूमत ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये महज एक अफवाह है, जिसमें कहा जा रहा था कि 14 किलो के बजाय अब 10 किलो गैस ही सिलेंडर में सभी लोगों को दस्तयाब होगी। आगे बढ़ते हैं, जहां वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के हवाले से भी ये खबर आई है, जहां हिंदुस्तान ऑयल टैंकरों को युआन में अदायगी पर मजबूर करने का दावा इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये सोशल मीडिया के ये झूठे दावे हैं और इनसे होशियार रहें कि इस तरह का कोई बात नहीं हुई है। वज़ीर ख़ारजा ने चीनी करेंसी युआन में अदायगी के बाद आबनाए हुर्मुज़ से हिंदुस्तानी ऑयल टैंकरों को निकालने की इजाज़त मिलने के दावों की तरदीद की है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स का तहलका खेज इंकशाफ यहाँ पर सामने आया है, जहाँ अमेरिका के साबिक वज़ीर दिफा का यह बयान इसमें शाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इजराइल जंग के जरिए ईरान में बगावत करवाना चाहता था और नेतन्याहू ने ईरान में बगावत के इम्कान को बुनियाद बनाकर अमेरिका को कायल किया, जबकि अमेरिकी इंटेलिजेंस को अंदाज़ा था कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली का इम्कान कम ही है। आगे बढ़ते हैं।
बता दें आपको कि कनाडा में एक फिजाई हादसा हुआ है। मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के बाद ट्रक से टकराया और दोनों पायलट हलाक हो गए और 100 से ज़ायद मुसाफिर जो हैं वो उसमें ज़ख्मी हुए हैं। दिल्ली से यहाँ पर खबर है, जहाँ आपको बताएं कि दिल्ली के लाल किला मैदान में ईद मिलन मेला इस वक्त चल रहा है। ख़वातीन के लिए खुसूसी तफरीही इंतजाम किए गए हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे झूले लगाए गए हैं और ये मेला 5 अप्रैल तक जारी रहेगा। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां हिंदुस्तान आज एशिया कप के पहले मरहले के साथ अपने नए बैनुल-अक़वामी तीर अंदाजी सीजन का आगाज करेगा। और इस मुकाबले के लिए हिंदुस्तानी स्क्वाड में मशहूर व मारूफ सितारों के बजाय बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। हिंदुस्तानी टीम में खास तौर पर दीपिका कुमारी और अंकिता भगत, धीरज और त्रिवेंदीप राय और ज्योति सुरेखा और अभिषेक जैसे नुमाया नामों को शामिल नहीं किया गया, जबकि हिंदुस्तानी टीम मैनेजमेंट का मकसद एक मसरूफ सीजन के इस इफ्तिताई टूर्नामेंट में अपने नौजवान खिलाड़ियों को आजमाना है, जिसका इख्तिताम सितंबर-अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में होगा। पिछले साल हिंदुस्तान ने इस टूर्नामेंट में 8 तमगे जीते थे, जिनमें 5 गोल्ड शामिल थे। हिंदुस्तानी मर्दों की कंपाउंड टीम में दुनिया के चौथे नंबर के तीरंदाज ऋषभ यादव और एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट प्रथमेश जावरकर और रजत चौहान शामिल हैं। खवातीन के जुमरे की अगर बात करें तो इस जुमरे में सबकी नजरें 20 साला चिकिता तानीपर्थी पर होंगी, जो इस वक्त आलमी रैंकिंग में 37वें नंबर पर हैं। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।